गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपसे डिस्कस करते हैं ये हीमोग्लोबिन और उसके टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा आया है। गिव ऑक्सी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ गैसियस ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। तो क्या है ऑक्सीजन, मतलब जो गैसियस ट्रांसपोर्ट का मतलब है CO2 और O2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेटली पूछा है स्ट्रक्चर पूछा है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन पूछा है। तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन आप करेंगे तो इसके बहुत डाइवर्स फंक्शन है। बाकी मेनली जो फंक्शन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड बेस बैलेंस में भी इसका काम होगा। तो ये तीन फंक्शन वहां पे आते हैं। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, डिस्कस द फैक्टर्स। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद जो फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को इफेक्ट करते हैं, वो वाला क्वेश्चन हो गया। Explain the structure of hemoglobin, its role in carbon dioxide. Explain the sigmoid nature of, ये क्वेश्चन इस बार फिर आया है, पहले इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ है 2021 में, फिर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डील करेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन है एडल्ट और फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ दिया है। तो अब धीरे धीरे आप क्वेश्चन का जो डिमांड है, उसका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अब ज्यादा बढ़ाना होगा। क्वालिटी ऑफ कंटेंट, डेप्थ की तरफ ये लोग यूपीएससी अब जा रहा है धीरे धीरे, बीच बीच में चीजें अटैच कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी ये क्वेश्चन देखा है, उन्होंने पूछा होम्योटिक जीन एंड इट्स रोल इन एक्सेस फॉर्मेशन। तो जिस स्टूडेंट को दोनों नहीं आता, अगर कोई स्टूडेंट को होम्योटिक जीन आता है और उसने एक्सेस फॉर्मेशन को पढ़ना छोड़ दिया था, तो ये क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड जो क्वेश्चन है अब आना ज्यादा स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने पूछा है एक्सप्लेन द सिग्मॉइड नेचर ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसका मतलब है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सिग्मॉइड नेचर क्यों होता है। मतलब आपको ये बात, ये सिर्फ नहीं बताना है कि डिसोसिएशन कर्व, इसको बताना है कि ये डिसोसिएशन कर्व मतलब जो इस फॉर्म में ही क्यों होता है। उसका मतलब ये भी है बताने का। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सिग्मॉइड नेचर का ही क्यों होता है। उसके बाद है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड हीमोग्लोबिन। ये आपका हम डिफरेंस तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पहले प्रोटीन, मतलब स्ट्रक्चर आप हीमोग्लोबिन का पढ़ते हैं, ग्लोबिन चेन के बेसिस में इसके आप स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, यही फिर से क्वेश्चन है वही। Explain the transport of oxygen in blood. Give account of various factors that shift in oxygen hemoglobin dissociation curve. ये फिर से 18 में यहाँ आया, 19 में कहाँ पे 21 में आया हुआ है। डिस्क्राइब द क्लोराइड शिफ्ट के बारे में पूछा है। तो ये हैमबर्गर इफेक्ट हो गया, या चाहे बोर इफेक्ट हो गया, या हैंडेन इफेक्ट हो गया, ये सारा आगे चल के पूछा जा सकता है। तो तीनों फैक्टर क्लोराइड पूछा है, तो ये बात सच है कि आपसे क्या बोर इफेक्ट भी पूछ सकता है, हैंडेन भी पूछ सकता है, और उसके साथ साथ आपसे हैमबर्गर इफेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज बोर इफेक्ट एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर का दोबारा से क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम डील करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, टाइप्स को, और उसका रोल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। हीमोग्लोबिन रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। पहली चीज समझिए, जो हीमोग्लोबिन का जो रोल है, या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, या जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, वो बेसिकली, और एसिड बेस बैलेंस का जो काम है, बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस हो रहा है, वो बहुत ही इंटीग्रेटेड फैशन में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपको CO2 के ट्रांसपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है, आपके एसिड बेस के ट्रांसपोर्ट, एसिड बेस बैलेंस से आपका कोई लेना नहीं है। ये तीनों चीजें आपस में बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आता है तो इसका मतलब है आपको एसिड बेस बैलेंस के में भी समझ में आ रहा है कि कैसे एसिड बेस बैलेंस हो रहा है, और किस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर टिश्यू से लेके आपके लंग्स में हो रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से एसिड बेस बैलेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो ये जो कंटेंट का क्वालिटी है, थोड़ा सा ये इसमें ज्यादा इंप्रूव होगा। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप तीनों चीजों को इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे आज के समय में, क्योंकि आपका कंटेंट और क्वालिटी आंसर का ज्यादा बेटर होना चाहिए,
अगर सुपरफिशियल कंटेंट लिखते हैं तो आज के समय में आपको मार्क्स आने की साइंस में कम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब डील करते हैं ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन रोमोनिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन इज अ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म, एक डिसॉल्व प्लाज्मा में हो जाएगा, ठीक है, और रेस्ट जो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके जाता है। वन हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाउंड होता है। ठीक है, 20 ml of gaseous oxygen, गैसीय ऑक्सीजन इज कैरीड बाय 100 ml ऑफ ब्लड के थ्रू ये जाता है। 20 ml 0.3 डिसॉल्व इन प्लाज्मा और 19.7 ml बाउंड टू हीमोग्लोबिन। ये इतना डाटा हुआ। ठीक है, अब आते हैं मेन, अब स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो समझिए कि जब आप इनहेल कर रहे होते हैं तो डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो इंट्राथोरेसिक, ये जो आपका रिब्स का है, इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो आप अच्छे से जानते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर या वाटर ट्रांसफर करता है। तो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा होगा और लंग्स की तरफ कम होगा, तो क्या करेगा, एयर अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, एंट्री ऑफ एयर इन द लंग्स। जब एयर लंग्स में जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर 100 होगा और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वह 40 होगा। जबकि वेनस ब्लड जो इधर से आ रहा है आपका, वहां पे जो ऑक्सीजन प्रेशर होगा 40 होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 46 होगा। अब ध्यान देना है क्योंकि ये H2CO3 जो आपका कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में था, जो आप ध्यान से अभी आगे चल के ये आपको बताएंगे, H+ आयन प्लस HCO3 माइनस, ये यही लंग के पास H2O से इंटरेक्ट करके किस तरह से CO2 बाहर जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये प्रोसेस है, आपको बाद में अभी समझ में आएगी कि कैसे हो रही है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अब O2 इसकी पार्शियल प्रेशर की वजह से अंदर आएगा और आप इसी डायग्राम में शो करेंगे। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम को कॉपी में अच्छे से बनाते जाइएगा क्योंकि इसी तरह से आपको कम वर्ड में आंसर देना है वहां पे। तो अब क्या होगा, ये 1.5% O2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा, कितना परसेंट था वहां पे, हाँ 1.5% क्या है, डिसॉल्व हो गया प्लाज्मा में और 95% क्या हो गया, आपका हीमोग्लोबिन से अटैच हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला ट्रांसपोर्ट हम आगे देखते हैं। जैसे ही बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इनसाइड द RBC होगा, वन घूमिंग अटैच विद द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से होगा। मॉलिक्यूल यहां पे करिए, बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट घूमिंग, पहले चीज समझिए, जैसे ही पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा, ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और जिसकी वजह से पहला वाले के लिए जो हीमोग्लोबिन की पहली वाली ऑक्सीजन के लिए मोहब्बत कम होती है, मगर जैसे ही पहले वाला अटैच होता है बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इसका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। इस तरह का जो अटैचमेंट होता है या इस तरह का जो बाइंडिंग हो रही है उसको बेसिकली कोऑपरेटिव बोलते हैं। अभी आगे वो भी होगा। तो पहला ऑक्सीजन, इस तरह से पहले हीमोग्लोबिन T स्टेट में होता है, जैसे ही पहला वाला ऑक्सीजन अटैच होता है ये T फॉर्म चेंज हो जाता है R फॉर्म में। उसी तरह से धीरे धीरे करके सारे जो T फॉर्म है वो चेंज हो जाएंगे R फॉर्म में और चारों हीमोग्लोबिन इससे अटैच हो जाएंगे। This type of binding refers to as a cooperative binding, where binding of one oxygen molecule increases the affinity of oxygen molecule of the subsequent oxygen molecule. अब इससे समझिए, आपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में पूछा था, नेचर ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बेसिकली इस तरह का नेचर इसीलिए होता है क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है तो दूसरा अटैच होने की उसकी एफिनिटी जो है, उसका अट्रैक्शन जो है वो चेंज होता है, जिसके वजह से ये सिग्मॉइड का शेप होता है आपका ऑक्सीजन का। और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर्व है, उसका जो शेप है वो इसी बाइंडिंग इस नेचर की वजह से होता है। फिर ऑक्सीजनेशन ब्लड लीव्स टू द लंग एंड लेफ्ट हेड सिस्टमेटिक आर्टियोल। उसके बाद ये पहुंचता है कहां, आर्टियोल कैपिलरी आर्टरी अराइवल इन द टिश्यू में अब पहुंचा। अब टिश्यू में जब वो पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा,
हाई मैटेमेटिक एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से CO2 हाई होगा और उसकी वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, डिक्रीज pH होगा। ये दोनों एक ही बात है, मगर फिर भी आपको पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कभी कभी लिखना पड़ता है। हाई टेम्परेचर होगा क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, और इंक्रीज 2,3 ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी ज्यादा होगा। These factors the tissue level decreases the affinity of hemoglobin toward the oxygen molecule। अभी इस कंटेंट को आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रियल एग्जाम में अगर आप पैराग्राफ में इन चीजों को लिखना स्टार्ट कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है आंसर को कंप्लीट कर पाना, और आप सुपरफिशियल चीजें भी लिख के आएंगे। अब जैसे ही ये चीजें टिश्यू लेवल पे इंक्रीज करेंगी तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके अभी तक आ रहा था वो डिसोसिएट करके क्या करेगा, ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ, टिश्यू सेल में, एक्टिव टिश्यू सेल में। और इसके साथ साथ इसी में जब आपने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा होगा या एसिड बेस बैलेंस पढ़ा होगा, तो यहां से अब जो CO2 डिसॉल्व CO2 कार्बोअमीनो मतलब जो हीमोग्लोबिन से साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट वाला, ये सारे कहाँ, आरबीसी में जाके इंटर हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार से ये इस तरह से इंटरेक्शन, इधर ऑक्सीजन आएगा यहीं पे से। तो आप जब ये ध्यान से, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हर चीज को इंटर रिलेटेड में भी करना है। यहाँ पे जो CO2 जनरेट हुआ था वो चला जाएगा अब ब्लड फ्लो में, अब ब्लड कैपिलरी में चला जाएगा। तो ये सेम चीज जब आप बनाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में कार्बन डाइऑक्साइड में बनाएंगे। अभी हम आपको बताते हैं। फिर O2 इन टिश्यू सेल्स में जाता है, यूटिलाइज क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, और मसल कॉन्ट्रैक्शन बाकी मैकेनिज्म में जाके यूटिलाइज हो जाता है। Thus hemoglobin not only act as a smart valve ensuring oxygen peripherally delivered to metabolically active tissue, but also perform a dual role in carbon dioxide transport and buffering, blood buffering। blood buffering का मतलब क्या है कि ये इधर से आता है, यहाँ से जो H+ आयन है ये सब ट्रांसफर होके इसमें जाएंगे, यहाँ पे H+ आयन अटैच हो जाएगा, ये जो फ्री हीमोग्लोबिन है इससे H+ आयन अटैच हो जाएगा, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा ये अल्टीमेटली लेके कहाँ जाएगा, वो लंग्स में लेके जाएगा, और फिर बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन को रिमूव करके क्या H2O बना देगा और CO2 बना देगा। लंग्स में जाके वही चीज वहां पे डिफ्यूज हो रही थी, ये वाला ये यहाँ पे डिफ्यूज हो रही थी। उसी तरह से Hb+H+ वो डिसोर्स होके H+ होगा, ये H3O से वहां पे अटैच करेगा, वो भी वहां पे CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये इस तरह से ये जो H+ है, इस तरह से जो वहां पे बैलेंस किया था बफरिंग एक्टिविटी, यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो आपको समझना होगा कि आप आंसर किस तरह से लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें इंटर रिलेट करके, थोड़ा बहुत डिटेल में नहीं देना, बस आपको हिंट देना है कि ये काम बेसिकली पैरेलल होता जा रहा है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को लेके वो भाग जा रहा है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे देगा तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, जैसे आपका एसिडिटी इंक्रीज हो गया तो H+ आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरह से आपका क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, by delivering carbon dioxide removal and acid base barrier into coordinated system, hemoglobin emerge as a central regulation of respiratory gas exchange and homeostasis in the body। तो इस तरह का क्या करेंगे आप, कंक्लूजन लिख के आएंगे वहां पे, ताकि आपका जो आंसर का स्ट्रक्चर भी अच्छा हो और आपके साथ साथ उसमें जो क्वालिटी है वो भी अच्छा हो। इसके बाद हम आपसे डील करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या हैं, एक मिनट आपको बताते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, ध्यान से। गिव अकाउंट ऑफ गैसियस, इसमें तो दोनों ही बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमो, ये हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी दोनों आपको बताने पड़ेंगे, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन का हम सबसे लास्ट में बताएंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन 2023 में आया है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का बाद में देखते हैं। एक्सप्लेन द गैस एक्सचेंज टेक्स इन ह्यूमन ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेफरेंस ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन है आपके ये सारे। अब आइए हम आपके कहां पे ले चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 transport is not just about the waste removal, it's an integrated system that couples with hemoglobin function, oxygen delivery, ventilation and acid base regulation। तो आपको आपके सिलेबस में पहली चीज तीनों चीजें हैं,
एसिड बेस बैलेंस भी है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट है, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट है एक तरह से, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको इंटीग्रेटेड फैशन में आएगी तो आपका जो आंसर का जो कंटेंट, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो ज्यादा बेटर होगा। और भरोसा नहीं है ये लोग मतलब आगे चल के, क्योंकि आप लोग भी स्मार्ट होते जा रहे हैं तो टीचर भी स्मार्ट होगा, इस तरह की चीजें इंटर रिलेट करके भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीजें इंटर रिलेट कर देगा ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पहले से ही इन चीजों का माइंडसेट बना के रखना है कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर वो टिल्ट कर देंगे, क्योंकि आप पेपर 2 में बेसिकली क्वेश्चन का टिल्ट होना मतलब उसका जो लैंग्वेज है वो ट्विस्ट करने में ये लोग बहुत आगे हैं। जैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन आया है, रोल होम्योटिक जीन इन एक्सेस फॉर्मेशन। अब जिस स्टूडेंट को दोनों आते हैं, होम्योटिक जीन का फंक्शन सही से आता है और एक्सेस फॉर्मेशन अलग अलग भी आता है, वो दोनों को इंटर रिलेट कर लेगा। मगर किसी को अगर इसमें से एक भी नहीं आता, वो नहीं कर पाए। और एक्सेस फॉर्मेशन अगर आपने सुपरफिशियल वे में पढ़ रखा है बिना मॉर्फोजन की एक्टिविटी के, तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मतलब है कि आज के समय पे जो आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है वो थोड़ा सा कंटेंट का लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आपका मार्क्स आएगा वहां पे। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का एक प्रकार का मीडियम है, ठीक है। थ्रू द बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन एंड कार्बो एमिनो बाइंडिंग, dissolved gas exchange aided by Hendean effect, human body maintains both respiration, pH homeostasis, ensuring survival across rest, exercise, attitude and disease। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी फैक्टर हुआ। अब आइए ध्यान से, ये टिश्यू सेल हुई। टिश्यू सेल पे क्या होता है, सोर्स ऑफ CO2 क्या है। पहले जैसे वहां पे आप देखोगे मैंने बताया कि pH का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, ये टिश्यू लेवल पे क्या हो रहा था, CO2 इंक्रीज कर रहा है, H लेवल प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, pH डिक्रीज कर रहा है, हाई टेम्परेचर हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही। तो यही चीज आप देखिएगा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे होंगी। क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट, इसकी वजह से जनरेशन ऑफ क्या होगा, CO2 जनरेट करेगा। इट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो टिश्यू लेवल पे एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी और सेल को क्या होगा, प्रॉब्लम होना जाएगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब कर जाएगी। अल्टीमेटली जितना भी एंजाइमेटिक एक्शन है वो सारा डिस्टर्ब कर जाएगा। और आपको पता होगा कि आपका जो ETC सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या क्रेब्स साइकिल है, वो किस पे डिपेंड करती है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि उसके जो रिएक्टेंट्स हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली जो रिएक्शन होती है वो बैलेंस हो। अदरवाइज आपका AT जनरेशन ही नहीं स्टार्ट होगा। ये हुआ आपका। तो आप आंसर किस तरह से लेंगे ये चीज आप समझने का कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर बताएंगे O2 जनरेशन कैसे हो रहा है। सब कुछ स्टेप वाइज देखना है, बहुत ज्यादा पैराग्राफ का अगर इस्तेमाल आप करेंगे तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए CO2 ट्रांसपोर्ट इन द 3 वेज, डिसॉल्व इन द CO2, डिसॉल्व CO2 करता है 5 डिफरेंट। ये बेसिकली जो आप समझने का, ये जो डिसॉल्व CO2 होता है प्लाज्मा में, यही एक कीमो रिसेप्टर आपके जो बॉडी में होते हैं वही सबसे पहले इनको सेंस करते हैं कि ज्यादा CO2 डिसॉल्व है कि कम CO2, ज्यादा बहुत ज्यादा डिसॉल्व होगा तो वहां पे एसिडोसिस से स्टार्ट हो जाएगी, तो जाके आपके जितने एसिड वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। उसी तरह से कार्बा अमीनो वाला जो कंपाउंड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाता है, तो हीमो डीऑक्सीजनेटेड, आप वहां पे ध्यान से सोचिए। जैसे ही आपने ये देखा था, ये अभी पढ़ लीजिए इसको, फिर वहां ले जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन प्लेंटीफुल इन वेनस ब्लड, केमिकली आइडियल, फालतू पड़ा हुआ है। जैसे ही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा, तो ये तो इसको कोई काम धंधा तो है नहीं, आवारों की तरह वहां घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, कार्बाविनो कंपाउंड्स को अपने साथ अटैच करके लेके चल देगा। अब इसको लेके ये चल देगा और अल्टीमेटली कहा, लंग्स में जाके ये छोड़ देगा वहां पे, क्योंकि उसको एक्सेप्ट करना है क्या, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करना है। फॉर अ गिवन PeCO2, deoxygenated blood carries more CO2 than oxygenated. Thus, O2 unloading directly enhances CO2 loading, beautifully reciprocated। मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन, मतलब एक नॉर्मल PeCO2 जो भी मतलब प्रेशर सिस्टम है, उस पे क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जा रहा होता है बजाय कि O2। तो ये एक प्रकार का इंटर रिलेशनशिप है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूं, उस टाइप का ये रिलेशन है। ये दो तरीका का इस तरह से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा जो ट्रांसपोर्ट है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अब ध्यान से समझिए कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है तो टिश्यू लेवल पे क्या है, हाई CO2 होगा, लो PO2 होगा,
है ना, और वहां पे ज्यादा CO2 का क्वांटिटी होगा, तो वो क्या करेगा आप सोचिए, यहाँ से डिफ्यूज करके CO2 के यहाँ प्लाज्मा में, ये जो ब्लड कैपरी है टिश्यू पे जो जा रही है, इसके प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा, और कुछ जाके आरबीसी में जाएगा, H2O CO2 से इंटरेक्ट करके बाइकार्बोनेट अल्टीमेटली बना देगा। ये देखिए CO2 आया, H2O से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। ये जो रिएक्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है उसकी वजह से, कैटालिसिस की वजह से बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो HCO3 बना है ये क्या चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, प्लाज्मा में चला जाएगा, और जबकि ये आपका जो क्लोराइड है वहां प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में जाएगा बेटा, ये मतलब इसको ये मत समझिएगा कि सेल से बाहर चला जा रहा है, कैपिलरी से बाहर, और ये आरबीसी से बाहर आके ये प्लाज्मा में यहाँ जाएगा, और फिर ये क्लोराइड अंदर शिफ्ट हो जाता है। इस फिना को बोलते हैं, फिनामिना को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और उसका दूसरा नाम है हैम्बर्गर इफेक्ट या हैम्बर्गर फिनोमिना। तो अब इस तरह से क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये जो H+ है, ये कहा, ये जो फ्री हुआ, ये क्या हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगा, लेके जाएगा। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट बेसिकली इसीलिए बोलते हैं कि आपका एक प्रकार से एसिड बेस बैलेंस को भी मैनेज करने का है, और ये हीमोग्लोबिन से अटैच होके अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन मैनेज पीएच बाय बफरिंग एक्शन। और जो यहाँ से जो हीमोग्लोबिन लेके क्या आ रहा था, आप हीमोग्लोबिन देखो, ये लेके कहाँ पहले से आ रहा था, O2, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये अल्टीमेटली CO2 में ट्रांसफर हो गया। लोडिंग ऑफ CO2, अनलोडिंग ऑफ, सॉरी, लोडिंग ऑफ O2 एंड अनलोडिंग ऑफ CO2 होगा। ये पार्शियल प्रेशर जो यहाँ कैपिलरी में होता है, ये होता है, टिश्यू में बहुत ज्यादा होता है, डिपेंड करता है किस तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कभी कभी 100 या 200 भी पहुंच जाता है। तो ये इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से अल्टीमेटली टिश्यू लेवल पे बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और ये पूरे एक डायग्राम में दिखाया गया है आपको। पहले वो थ्योरी लिखोगे और इस डायग्राम को आप बनाएंगे, और इसमें बहुत ही स्मूथली आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और बहुत ही सिंपल वे में वो दिखाने का कोशिश करेंगे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कार्बा अमीनो दिखा रहा है, दूसरा आरबीसी बनाया, छोटा सा ही, बहुत बड़ा बनाया था, और अल्टी कार्बा अमीनो फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अब ध्यान से देखिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पहुंचेगा कहाँ, लंग्स के पास पहुंचेगा। जब लंग्स के पास पहुंचेगा तो CO2 डिसॉल्व इन प्लाज्मा में जो होगा वो डिफ्यूज होके क्या लंग में चला जाएगा, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है उसकी वजह से ये लंग्स में जाएगा। उसके साथ साथ कार्बामीनो फॉर्म का जो है वो हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन करेगा, वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, और CO2 बाहर चला जाएगा। उसी तरह से जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, H+ आयन से इंटरेक्ट करेगा, CO2 बनाएगा, और अल्टी वो भी बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से सोचें, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आए चाहे 20 नंबर में आए, ये जो सिंपल से डायग्राम है आप इनको बनाना है आपको, और जब भी आप इस तरह की चीजें लिखेंगे तो आपका जो नॉलेज बेस है या जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो एसिड बेस के साथ बैलेंस करके लिखेंगे, ताकि आंसर जो आपका हो वो कंपैरेटिवली जो स्टूडेंट जो रट के लास्ट टाइम में जाते हैं उनसे ज्यादा बेटर होगा। तो वो ज्यादा, मतलब जो ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन करते हैं वो उनका कंटेंट हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब आइए आगे, बोर इफेक्ट क्या होता है। बोर क्या होता है, टिश्यू लेवल पे जो CO2 और H लोड रिड्यूसेस एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। मतलब क्या है, CO2 का अनलोडिंग का जो डायग्राम है उसी को बोर इफेक्ट बोल रहे हैं। मतलब कि किस तरह से CO2 अटैच हो रहा है, और किस तरह से टिश्यू लेवल पे किस तरह से CO2 हीमोग्लोबिन से अटैच हो रहा है, और वहां पे अनलोडिंग हो रहा है O2 का, वही चीज है। वही जो इसका रिवर्स जो होता है, ये लंग्स लेवल पे जब होता है उसको बोलते हैं हैंडाइन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये डायग्राम में आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है, आप वहां से इसको कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है, ये जो है